friends and students. I welcome you again on my YouTube channel. Today we are going to discuss about the Python Pandas one. In this video, I will cover some important objective type questions. In the previous video, we have covered some MCQs with the same topic, Python Pandas one, that contain the series and the data frame object. So let's begin today's topic, the important OTQs from the Python Pandas one. So here the very first question, that is Pandas head derived from. So all of you know about the Pandas. Pandas is the library and it is used to handle the huge amount of data. And ये जो Pandas word है ये दो words को लेके बनाया गया है. One is the panel and second is the data. So panel data is the correct answer. So PAN here this is the PAN stands for panel and DA here for the data from the data. So it is the combination of panel of data. So Pandas has derived from the panel data. Pandas basically एक library है जो huge amount of data को manage करने के लिए हम use में लेते हैं, right? So here the next one, the second, who is the author of the Pandas? पांडाज लाइब्रेरी है और उसको जिसने राइट किया था, ऑथर जिसको हम बोल सकते हैं, ऑथर कौन है पांडाज लाइब्रेरी का? सो हियर ही इज द ऑथर ऑफ द वाइस मैकेनी इज द ऑथर ऑफ द पांडाज लाइब्रेरी. पाइथन के अंदर हम पांडाज आप सभी को पता है, इफ यू वांट टू वर्क विद द पांडाज लाइब्रेरी देन फर्स्टली यू हैव टू राइट इंपोर्ट स्टेटमेंट. सो ये जो पांडाज को लिखा था, जिन्होंने जो ऑथर है पांडाज के, वो है आपके वेस मैकेनी, राइट? सो नेक्स्ट वन, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन मार्क के अंदर आ सकते हैं पेपर के अंदर. देन द नेक्स्ट वन इज which data structure is one dimensional and two dimensional out of the series and the data frame. See, अभी हम बात कर रहे थे pandas is the panel of data, panel data, right? So pandas support, जो हमारे पास में pandas लाइब्रेरी है, इसके अंदर हम दो ऑब्जेक्ट यूज में लेंगे. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम केवल दो की ही बात करेंगे. वन इज द सीरीज एंड सेकंड इज द डेटा फ्रेम. Okay, we have two objects in your syllabus. One is the series object and second is the data frame. Okay, so ये दोनों ही pandas के अंदर describe हैं. And in which series is the one dimensional array. So ये जो है आपका जो one dimensional है उसका आंसर क्या होगा? series. So series is the one dimensional array and टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करें तो डेटा फ्रेम क्या है? आपकी 2D स्ट्रक्चर है, टू डायमेंशनल है. क्योंकि डेटा फ्रेम के अंदर आपको पता है कि आपके जितने भी डेटा हैं वो रो एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं. यहाँ पर आपके पास में डेटास रहेंगे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, रो एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में, राइट? एंड द सीरीज ऑब्जेक्ट इट जस्ट लाइक द एरे, एक एरे की तरह से होता है जिसके अंदर हमारे पास में इंडेक्सिंग होती है. बट एरे से डिफरेंट कैसे है? बिकॉज सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंडेक्सेस होंगी वो हम खुद स्पेसिफाई करेंगे. ये तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है पूरा, आप वहां से कवर कर सकते हो. सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, डेटा फ्रेम से किस तरह से डिफरेंट है. सो सीरीज इज द वन डायमेंशनल, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, and the data frame is the two dimensional structure. Right, let's move to the next one. The next one is the write a command to create an empty series object. So first of all, if you want to work with the series object in the Python programming language, firstly you have to write import statement. Import what? You have to write import pandas and you can use abbreviation also. So आप यहाँ पर यूज में ले सकते हो as any valid identifier, as PD मैंने कर दिया यहाँ पर, right? So बट आपसे यहाँ पर ये वन मार्क के अंदर यदि क्वेश्चन आता है तो देन यू कैन राइट सिंपली सीरीज ऑब्जेक्ट S1. उस केस में आपको यदि आपने इंपोर्ट स्टेटमेंट स्पेसिफाई नहीं भी किया तो भी चलेगा. सो PD डॉट सीरीज एंड इसके अंदर आपको कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करना है, राइट? यदि आपने PD डॉट सीरीज ओनली लिखा है, सीरीज में S कैपिटल रहेगा. इसको यदि हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखें, सो देखिए
यदि आपको एक एम्पटी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सो आप इंपोर्ट pandas spd हमने किया, देन सीरीज ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया s1, देन pd डॉट सीरीज। कोई भी डेटा हमने प्रोवाइड नहीं किया है, क्योंकि सीरीज के अंदर हमारे पास में क्या होता है, डेटा और इंडेक्स दो आर्ग्यूमेंट आप यूज में ले सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स और भी हैं, बट यदि हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, एक एम्पटी सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। देखिए आपके पास में s1 नेम से एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, ऑलराइट, एंड बाय डिफॉल्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई भी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हमने डेटा स्पेसिफाई नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सी डेटा टाइप यूज में ले रहा है, वो ले रहा है फ्लोट 64 डेटा टाइप, right? So this is the way how can we create the series empty series object. Okay, now the next one is elements of the series object must be of, see, the series object, ये देखिए जो सीरीज ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं, कोई भी हम सीरीज ऑब्जेक्ट यूज में लेते हैं, उसमें जो डेटा होता है, जो एलिमेंट्स आते हैं, वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम टाइप के रहेंगे। ये इनकी जो डेटा टाइप होनी चाहिए वो सेम टाइप की होगी, यानी कि होमोजीनियस होते हैं। यू कैन राइट हियर होमोजीनियस और सेम टाइप ऑफ सेम टाइप। जबकि यदि हम बात करें डेटा फ्रेम की, यदि हम डेटा फ्रेम की बात करते हैं, डेटा फ्रेम के अंदर आप डिफरेंट टाइप की डेटा को स्टोर कर सकते हो, डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, दैट मीन्स डेटा फ्रेम कैन स्टोर heterogeneous data, but here series object can store only the homogeneous data, right? अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर S1 इस तरह से आपने देखा होगा, बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 1 2 3 आती है, आपने देखा होगा 10 20, यहाँ पर NaN आ गया, या फिर यहाँ पर सपोज कई बार आपको ABC भी दिखाई देता है। सो यहाँ पर 10 की डाटा टाइप इंटीजर लगती है हमें, और NaN बाय डिफॉल्ट फ्लोट में होता है, सभी को पता है। ABC यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप का डेटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीरीज ऑब्जेक्ट ने आपके डिफरेंट डेटा को कैरी किया हुआ है। एक्चुअल में इस सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी की जो डेटा टाइप कंसीडर की जाएगी वो ऑब्जेक्ट कंसीडर की जाएगी, और ऑब्जेक्ट एक ऐसी डेटा टाइप है जो हर टाइप के डेटा को अपने पास में स्टोर कर सकता है। तो इस 10 के ऊपर हम कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप ना कि इंटीजर टाइप का है, राइट। सो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज सीरीज ऑब्जेक्ट इज, देखिए जो सीरीज ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं, आप उन सभी को, जो भी डेटा है उन सभी को आप चेंज कर सकते हो, वो वैल्यू म्यूटेबल है। यानी कि कोई सीरीज ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने एक इंडेक्सिंग स्पेसिफाई की हुई है, यहाँ पर 10 20 30 आ रहा है, अब इस 10 की जगह पर आप ये चाह रहे हो कि 40 आ जाए, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो इसको। बट क्या नहीं कर सकते हैं, ये साइज इम्यूटेबल है। इसकी जो साइज है ना, आप एक नया एलिमेंट यहाँ पर ऐड करने की ट्राई करोगे तो ये अलाउ नहीं करेगा, या फिर एक एलिमेंट को डिलीट करने की ट्राई करोगे तो ये अलाउ नहीं करेगा आपको, ठीक है। सो द सीरीज ऑब्जेक्ट इज वैल्यू म्यूटेबल, आप इसकी वैल्यूज के अंदर चेंजेस कर सकते हो, बट इट इज साइज इम्यूटेबल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Create a series S1 that has table of 5 as data. So आपको क्या करना है, एक सिंपल से एक सीरीज ऑब्जेक्ट के लिए स्टेटमेंट लिखना है कि S1, तो आप सभी को पता है सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्या करना होता है, सीरीज फंक्शन को ही कॉल करना होगा, जैसे हमने पीछे एम्पटी सीरीज को किया था। लेकिन इस बार हमें यहाँ पर क्या सप्लाई करना है, डेटा के अंदर 5 की टेबल प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हो, जैसे मैंने कर दिया np डॉट ए रेंज। बहुत सारे वे हैं इसको करने के लिए, बहुत सारे वे हैं। मैंने यहाँ पर कर दिया 1,11 एंड इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। np डॉट अरेंज क्या करेगा, ये 1 से लेके 10 तक की एक लिस्ट को जनरेट करेगा, एक एरे को जनरेट करेगा, उसके हर एक एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया, ओके। अब यदि आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो और भी काफी सारे वे हैं हमारे पास में। आप सिंपल ले सकते हो, रेंज फंक्शन यूज में हमने ले लिया और यहाँ पर कर दिया 5,51 स्टेप में 5 कर दिया। रेंज फंक्शन आपको पता है क्या करता है,
ठीक है। सो हमारा टारगेट क्या है, हमें एक ऐसा सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो 5 की टेबल को प्रिंट करता हो। सो द आंसर इज दिस लाइन। ओके, यदि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहें तो हमने यहाँ पर जो सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसमें मैंने कर दिया np डॉट ए रेंज और इसके अंदर सप्लाई कर दिया 1,11 क्योंकि ये 10 तक जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करा दिया 5 से। बट बिफोर दैट यू हैव टू इंपोर्ट numpy as np यूज में ले लिया, मैंने np लिखा हुआ था। नाउ लेट्स रन दिस कोड। सी, we have created one series object that has the table of 5. All right, now let's move to the next one. When we create a series object using python dictionary, देखिए python series object के अंदर यदि आपने कोई भी डिक्शनरी को सप्लाई किया है, अब डिक्शनरी आपको पता है जहाँ हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको क्रिएट करते हैं एंड की एंड वैल्यू पेयर्स इसके अंदर होते हैं हमारे, राइट। सो व्हेन वी क्रिएट a series object using the Python dictionary, then keys of the dictionary will be, जो की हैं ये क्या बनेंगी, ये सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होंगी, इंडेक्स बनेंगी। ओके, और ये जो वैल्यूज हैं वो सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा बनेंगे। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख सकते हो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देन द की ऑफ डिक्शनरी विल बी इंडेक्स। आंसर क्या होगा इसका, इंडेक्स ऑफ द सीरीज एंड द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी विल बी डेटा ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। ओके, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट वन, क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट S1 with the data class 10 class 12 10 times, मीन्स हमें यहाँ पर एक स्केलर वैल्यू चाहिए सीरीज ऑब्जेक्ट के पास में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है हमारे पास में जो सीरीज ऑब्जेक्ट है, सीरीज के अंदर हमारे पास में यदि हमने यहाँ पर स्केलर डेटा प्रोवाइड किया और इंडेक्स में यदि हमने कोई भी मल्टीपल इंडेक्स वैल्यू सप्लाई करवा दी तो ये वाला डेटा रिपीट होके आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर आएगा, हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है S1 इक्वल टू pd डॉट सीरीज। सीरीज के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, स्केलर डेटा प्रोवाइड करना है। सो वो हो गया हमारा क्लास 12 स्ट्रिंग डेटा हो गया, कॉमा। अब यहाँ पर हमें एक इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करनी है और इंडेक्स में मैंने क्या किया, एक रेंज फंक्शन यूज में ले लिया, रेंज में मैंने कर दिया 10, रेंज 10 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये नंबर जनरेट करेगा 0 से लेके 9 यानी कि 10 नंबर्स आ गए और क्लास 12 एक स्केलर वैल्यू है, इन सभी के साथ में 0 1 2 3 इन सभी के साथ में यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्लास 12 मिलेगा। एक बार के लिए इसको प्रैक्टिकली भी हम इम्प्लीमेंट करके देखें तो मैं इसी के अंदर ही चेंजेस कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी सा है। क्लास 12 स्केलर डेटा हो गया, देन इंडेक्स में हमने क्या किया है, एक रेंज फंक्शन ले लिया क्योंकि 1 से 10 तक टाइप करना इससे बेटर है कि हमने रेंज फंक्शन यूज में ले लिया। नाउ सी, 0 से लेके 9 तक आपके पास में इंडेक्सिंग आ गई और इन इंडेक्सिंग के अंदर आपके पास में सभी में कॉमन डेटा आ रहा है क्लास 12, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट S1 एज बिलो। इसमें केवल क्या एक्स्ट्रा है, NaN वैल्यू हमें सप्लाई करनी है। अब यहाँ पर देखिए NaN वैल्यूज के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो आप यूज में लोगे np.nan, या फिर यदि आपने numpy को यूज में नहीं लेना है उस केस में हम क्या यूज में ले सकते हैं, नन। दोनों एक ही चीज है, आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाह रहे हो। सो हमारे पास में इस बार इंडेक्सिंग स्पेसिफिक है ABCD और वैल्यूज में हमारे पास में नन वैल्यू है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हमें डेटा और इंडेक्स दोनों सप्लाई करनी है। सो इसी में चेंजेस कर रहा हूं मैं एंड हमारे पास में जो डेटा है वो क्या है, डेटा में हमारे पास में था 10, देन np डॉट nan एंड 20 ले लिया एंड 30 ले लिया, राइट। अब इसमें स्पेसिफिक इंडेक्स भी हमें प्रोवाइड करनी है तो इंडेक्स में हमने ले लिया, इंडेक्स में हम हमारे को दिया हुआ है A
then B, C, राइट, देन ओवर, प्रिंट करवा दीजिए। देखिए NaN आ गया आपका, नन वैल्यू हमें बोला था। देन बाय डिफॉल्ट देखिए जब भी हम NaN यूज में ले रहे हैं, नन वैल्यूज यूज में ले रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो डेटा टाइप आती है वो हमेशा फ्लोट में होती है। बाकी 10, 20, 30 हमने इंटीजर ही स्पेसिफाई कर रखे हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक NaN की वजह से टाइप प्रमोट हो गया है यहाँ पर, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। NaN की डाटा टाइप जो है वो फ्लोट होती है बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पर आपने np.nan के बजाय यदि नन किया है तो एक ही चीज है, np.nan दोनों और नन दोनों एक दूसरे के राइट। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट इफ L 1 2 3, L के पास में क्या है, एक लिस्ट है 1 2 3 है। इफ L इज numpy array, n क्या हो गया, एक numpy array है। यदि n के पास में 1 2 3 है, देन आपके पास में S1 इक्वल टू PD डॉट सीरीज L स्क्वायर कर रखा है। ये 2 टाइम स्टार का मतलब क्या हो गया, ये पावर का काम कर रहा है यहाँ पर। सो नमपाई एरे के अंदर हमेशा स्केलर कैलकुलेशन होती है। सो ये क्या करेगा, ये 1 पावर 2 फाइंड आउट करेगा, 2 पावर 2 फाइंड आउट करेगा और 3 पावर 2 फाइंड आउट करेगा। ये क्या है, ये सारी वैल्यूज एल की हैं और ये बाहर कैलकुलेशन में आ रहा है। तो आपके पास में जो सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा S1, इसके पास में जो डेटा आएगा और इसका जो आउटपुट आएगा वो किस तरह से आएगा। देखिए इंडेक्सिंग तो बाय डिफॉल्ट आएगी 0 1 2, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है। सबसे पहला एलिमेंट रहेगा 1 बिकॉज 1 स्क्वायर 1, देन 2 स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर 9, राइट। दिस इज द आउटपुट फॉर दिस कोड। ओके, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज टू डिस्प्ले फर्स्ट 4 एलिमेंट ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट एज यू मे राइट। देखिए हमारे पास में एक सीरीज ऑब्जेक्ट एस है। अब इसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब यदि आपको स्टार्टिंग वाले 4 एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में हेड और टेल दो फंक्शन होते हैं। एक तो हमारे पास में हेड फंक्शन होता है और दूसरा हमारे पास में टेल फंक्शन होता है। हेड टॉप में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, टेल लास्ट में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। एंड यदि हमने यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर 4 स्पेसिफाई किया, क्यों, क्योंकि इसने बोला है 4। यदि हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट हेड और टेल क्या करते हैं, 5 रोज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड यदि ज्यादा करने हैं तो आपको वो नंबर यहाँ पर, कम या ज्यादा करने तो आपको वो नंबर यहाँ पर स्पेसिफाई करने होंगे। सो दिस इज द आंसर, s डॉट हेड 4, राइट। Next one, this argument of series function is used to specify data type of element of the series object। देखिए अभी पीछे हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी हमने नन वैल्यू यूज में लिया है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, जितने भी ये सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा रहेगा उनको प्रमोट कर देगा फ्लोट में। तो यदि आपको पर्टिकुलर डेटा टाइप के ही सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो आप कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज में लोगे सीरीज ऑब्जेक्ट का। आर्ग्यूमेंट का मतलब इसके, जैसे पीछे हमने देखा था, हमने डेटा यूज में लिया, कोमा लगा के हमने इंडेक्स यूज में लिया है, वैसे ही कौन सा आर्ग्यूमेंट है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी टाइप। डी टाइप इज द आर्ग्यूमेंट दैट वी कैन यूज विद द सीरीज फंक्शन टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द elements of the series object. All right. So the answer is D type. Next one. Consider the series object S1, A10, B none, C20 and D50. Almost इसी टाइप का हमने पीछे सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। What will be the output of the following command? देखिए यहाँ पर दो कमांड लिखे हुए हैं, S1 डॉट काउंट एंड S1 डॉट लेन। अब इसका आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए आपको काउंट फंक्शन की और लेन फंक्शन की वर्किंग पता होनी चाहिए। तो लेन फंक्शन तो सिंपली क्या करेगा, लेंथ कितनी है आपके सीरीज ऑब्जेक्ट की, तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 4 है। तो S1 डॉट लेन का तो आंसर आ जाएगा 4। अभी काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन हमेशा नॉन NaN वैल्यूज को ही काउंट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, नॉन NaN वैल्यूज को ही काउंट करेगा। सो द रिजल्ट विल बी 3 ओनली फॉर S1 डॉट काउंट। ओके, इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू काउंट ओनली द नॉन NaN वैल्यूज, यानी कि नन वैल्यू को आपको एक्सक्लूड करना है, उनको काउंट नहीं करना है, उस केस में आप क्या करोगे, काउंट यूज में लोगे।
और यदि आपको सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग नन वैल्यूज को काउंट करना है तो आप इसमें लोगे लेंथ फंक्शन. It will count number of rows. All right. Now that next one is, how can we check that the series object has some values or not? हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट के पास में कोई वैल्यू है भी या नहीं है? तो इसके लिए हमारे पास में एक एट्रीब्यूट होता है सीरीज ऑब्जेक्ट का, दैट इज एम्पैथी एट्रीब्यूट. और भी काफी सारे एट्रीब्यूट हैं, वो पीछे वाले वीडियो में भी मैंने उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनाए थे. बाकी और मैंने जो वीडियो बना रखा है आप वहां से कवर कर सकते हो कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं. इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू और ओटीकी दोनों ही अच्छे बनते हैं. सो एम्पैथी, जैसे आपने लिखा s1 डॉट एम्पैथी. अब यदि आपके जो सीरीज ऑब्जेक्ट है उसके पास में डेटा है तब तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, और यदि उसके पास में डेटा नहीं है मींस वो एम्पैथी है तो रिटर्न कर देगा ट्रू. सो द आंसर इज एम्पैथी, right? And s1 dot empathy, if we write s1 dot empathy means series object dot empathy, then if it will return true that means the series object is blank, उसके पास में कोई वैल्यू नहीं है. Now the next one is again we have same series object and here the question is set value 44 a and b. a और b ये जो दो इंडेक्सेस आपको दिखाई दे रही हैं, देखिए हम इस वीडियो के अंदर पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें था क्या हम क्या ये साइज म्यूटेबल है या फिर सीरीज ऑब्जेक्ट वैल्यू म्यूटेबल है. सो ये क्या है, वैल्यू म्यूटेबल है. वैल्यूज के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, तो ये वाला वही क्वेश्चन है. आपको यहाँ पर 40 सेट करना है और यहाँ पर 40 सेट करना है. तो देखिए इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ऑब्जेक्ट का नेम है s1 तो हम क्या करेंगे, s1 हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे. 0:2 कर दिया, 0:2. 0:2 किस लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो है इंडेक्सिंग और क्या होता है यहाँ पर, ये क्या है इनकी पोजीशन. तो पोजीशन जब भी हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज में लेते हैं तो हमेशा पोजीशंस को यूज में लेते हैं. सो 0:2 कर दिया और इक्वल टू में हमने 40 कर दिया. अब क्या हो गया, 0 से लेके 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, डेफिनेटली आपको पता है 2 तो इंक्लूड होना नहीं है, 0 और 1 के ऊपर जितने भी वैल्यूज हैं उन सभी वो रिप्लेस कर देंगी 40 से. तो 40 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा. सी और फिर डी के लिए कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो 20 और 50 ही रहेंगे. ओके, नेक्स्ट, can we change or rename the index of the series object? Yes or no? Only yes or no बताना है. So the answer is yes. Definitely we can make changes in the indexing label. लेबल के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस होंगे कैसे, वो होंगे आपको क्या करना होगा, आपका जैसे एक ऑब्जेक्ट है s1 डॉट आपने कर दिया इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ पर आपको एक लिस्ट सप्लाई करनी होगी, लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस सप्लाई करनी होगी. जो भी आपने अब प्रोवाइड किए वो ही इंडेक्स अब पुराने वाले इंडेक्स को रिप्लेस कर देगा. ओके, सो द आंसर इज यस. नेक्स्ट इज राइट कमांड टू डिस्प्ले लास्ट 50 एंड फर्स्ट 20 वैल्यूज ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट. ये पीछे भी हमने कवर किया है. आपको लास्ट 50 वैल्यूज को डिस्प्ले करना है तो क्या करेंगे, टेल. सो आंसर होगा s1 डॉट टेल, यहाँ पर आ जाएगा 50 क्योंकि 50 के लिए बोला है, राइट. और फर्स्ट 20 के लिए हम क्या करेंगे, हेड टॉप से लेना है तो हेड आ जाएगा s1 डॉट हेड 20. ओके, राइट. नाउ नेक्स्ट वन, if the series object s1, these are the data, 5 एलिमेंट है इसके पास में, इस s1 के पास में, what will be the what will the output of s1 greater than 20. इसका आउटपुट क्या आएगा, एंड s1 of s1 greater than 20. सो इन दोनों, देखिए कंडीशंस दोनों की एक जैसी है, लेकिन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा. देखिए जब भी हमें ओनली कंपैरिजन ऑपरेटर दिया है तो क्या इसके लिए ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये कंडीशन इसके लिए क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स, राइट. देन बी के लिए भी फॉल्स है तो यहाँ भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा. सी इसके लिए ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न, बाकी सभी के लिए ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, राइट. ओके, गॉट इट. यदि आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना चाह रहे हैं तो एक बार के लिए हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं इसको.
हमारे पास में यहाँ पर 5 इंडेक्सेस हैं, मैंने यहाँ पर 5 इंडेक्सेस स्पेसिफाई कर दिया एंड डेटा हमारे पास में जो है वो है आपका 10, 20, 30, 40 एंड 50, राइट। ओके, सो देखिए ये तो आपका बन गया सीरीज ऑब्जेक्ट, इसको रन करते हैं तो, लेकिन अब हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 20, ये वाली कंडीशन थी हमारे पास में, राइट। सो इसने क्या करना है, ये देखिए फॉल्स फॉल्स, पहले दो के लिए इसने फॉल्स रिटर्न किया और बाकी तीनों के लिए ट्रू रिटर्न किया, राइट। फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू ट्रू ट्रू, राइट। डेफिनेटली इंडेक्सिंग तो आनी ही आनी है, राइट, क्योंकि ये सीरीज ऑब्जेक्ट है। अब यदि हमने ये किया S1 ऑफ S1 ग्रेटर देन 20, तो कंडीशन तो वो की वही है, लेकिन क्या होगा, अब S1 ग्रेटर देन 20 किनके लिए ट्रू है, इसके लिए ट्रू है, तो ये क्या करेगा, एक सीरीज ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करेगा जिसमें सी डी ई डेटा रहेगा, डेटा मिलेगा इस बार आपको 30, 40, 50, यानी कि इस वाली कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रही है वो डेटा आपके आउटपुट में अपीयर होंगे। ओके, तो इसको भी देख लेते हैं, इसका जो आउटपुट आया हमने क्या चेंजेस किया है, S1 ओके, नाउ रन इट, सी सी डी ई आया 30, 40, 50, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना इस चीज का। देन द नेक्स्ट वन इज राइट कमांड टू डिस्प्ले नंबर ऑफ रोज इन द डेटा फ्रेम। देखिए पीछे हमने लेन फंक्शन देखा था सीरीज ऑब्जेक्ट में, क्या कर रहा था, नंबर ऑफ रो ही तो काउंट कर रहा था, तो यहाँ पर भी डेटा फ्रेम के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो डेटा फ्रेम का एब्रीविएशन ले लेते हैं, डेटा फ्रेम डॉट लेन हम यूज में लेंगे, लेकिन ये हमने किस तरह से किया था, सॉरी ये डेटा फ्रेम इस तरह से नहीं होगा, लेन ऑफ डेटा फ्रेम आएगा, लेन के इनपुट के अंदर डेटा फ्रेम जाएगा, ठीक है। Now, next one. If a data frame is created using 2D dictionary, यदि एक डेटा फ्रेम आपने क्रिएट किया है 2D डिक्शनरी से, then the indexes और रो लेबल्स आर फॉर्म फ्रॉम, देखिए की एंड वैल्यू पेयर होता है आपकी डिक्शनरी के अंदर, अब इसके अंदर जितनी जो इंडेक्सेस होंगी, देखिए यदि हम डेटा फ्रेम की बात करें तो 0, 1, 2, 3 ये तो कॉलम्स हो गए, 0, 1, 2, 3 ये रो हो गई। अब ये जो लेबल्स हैं ये तो डिफॉल्ट आते हैं, यहाँ पर यदि हमने 2D डिक्शनरी को यूज में लिया है डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करने के लिए, तो ये कॉलम लेवल्स तो हमारे बनते हैं आउटर डिक्शनरी की केस है, आउटर डिक्शनरी की जो की होगी उससे, और ये जो रो लेबल्स होंगी वो आपकी बनेगी इनर डिक्शनरी से, ठीक है, इनर डिक्शनरी की केस है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इफ ए डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड यूजिंग 2D डिक्शनरी देन द इंडेक्सेस एंड रो लेबल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इनर कीज ऑफ इनर डिक्शनरी, कीज ऑफ इनर डिक्शनरी, राइट, इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन, Dash attribute of data frame is used to find number of element in the data frame object. Data frame क्या है, रो एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर डेटा आपको मिलेगा, तो इसमें कितने डेटा है, जैसे इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, राइट, तो ये 9 एलिमेंट कैसे काउंट करें हम, इसके लिए हमारे पास में एक एट्रीब्यूट होता है, दैट इज साइज एट्रीब्यूट। देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेन फंक्शन हमने यूज में लिया था किसके लिए, नंबर ऑफ रो को काउंट करने के लिए, यदि आपने लेन यूज में लिया तो ये 3 रिटर्न करेगा, साइज क्या करेगा, इसमें कितनी है टोटल 9 डेटा है, तो इसमें 9 यूज में 9 आएगा साइज एट्रीब्यूट की यूज, राइट। देन द नेक्स्ट इज df.t is used to, देखिए डेटा फ्रेम मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को यदि आपको ट्रांसपोज करना है, डेटा फ्रेम की जो रो है उनको कॉलम्स में कन्वर्ट करना है और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज, और इसके लिए हम डॉट टी यूज में लेते हैं, df.t is used to ट्रांसपोज, ये आपकी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देगा, ट्रांसपोज द डेटा फ्रेम। ओके, इसके ऊपर हो सकता है कि आउटपुट फाइंड आउट करना भी आ जाए, ठीक है, कि आपको एक डेटा फ्रेम दे दिया, उसका डेटा दे दिया, देन df.t को प्रिंट करवा दिया, राइट।
नेक्स्ट वन, we can access subset of data frame using LOC and ILOC. True or false? देखिए सबसेट ऑफ डेटा फ्रेम का मतलब ये आपके पास में डेटा फ्रेम है, इसमें आपने काफी सारी वैल्यूज डाल रखी हैं, अब मेरे को ये वाला पार्ट एक्सेस करना है इसका, ठीक है, तो ये हो गया सबसेट आपका, राइट। देन इसके लिए हमारे पास में काफी सारे फंक्शंस हैं, हम वी कैन यूज एलओसी, वी कैन यूज ILOC, और भी हमारे पास में है, जैसे पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए हमने एट भी यूज में लिया था, या फिर IAT भी हम यूज में ले सकते हैं, हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज में ले सकते हैं, रो कॉलम्स कॉम्बिनेशन भी यूज में ले सकते हैं, तो बहुत सारे वे हैं। सो द स्टेटमेंट इज कंप्लीटली राइट, सो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट वन, राइट कमांड टू डिस्प्ले सेकंड टू फिफ्थ रो ऑफ द डेटा फ्रेम। रो, आपको सेकंड से लेके फिफ्थ तक की रो को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे, डेटा फ्रेम, देन मैंने कर दिया यहाँ पर 2:6, सो क्या करेगा, सेकंड पोजीशन से, सेकंड रो से सिक्स मीन्स एक कम देगा, एक कम रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रोज को रिटर्न कर देगा। अब यदि आपको ये लगता है कि सेकंड टू फिफ्थ ये पोजीशंस यदि आपको दे रखी हैं, और इंडेक्सिंग की बात करें 0 1 2 3 4 5 6 ये है, यदि आपको सेकंड पोजीशन से फिफ्थ पोजीशन तक के डेटा को बाहर निकालना है, उसके लिए आपका ये कमांड रहेगा। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which statement can be used to remove a column from the data frame? देखिए डेटा फ्रेम की यदि हम बात करें, ये साइज और वैल्यू दोनों म्यूटेबल है, राइट। तो साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। आप साइज चेंज कैसे होगी, या तो ऐड करके या फिर किसी को डिलीट करके। तो यदि आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हो, तो आप कौन सा स्टेटमेंट यूज में लोगे, तो हमारे पास में जो आंसर है, इसका जो आंसर होगा वो होगा del. Del statement we use to remove a column from there. Even we can use drop function also. Drop function भी यूज में ले सकते हैं, जिसमें हमें एक्सेस स्पेसिफाई करनी होगी, ठीक है। So if you have written here del statement is okay, then drop function यदि आपने यूज में लिया with the access, then is it okay? Okay. Now with the rename function, can we make changes only? We can make changes only index label, not the column name. No, it's not right. The statement is completely false. Okay, with the rename function, rename function हम यूज में लेते हैं, देखिए यदि हम रीनेम की बात करते हैं, हमारे पास में जो रीनेम फंक्शन है, इसको एक डिक्शनरी चाहिए होती है, और इस डिक्शनरी के अंदर हम ओल्ड नेम और न्यू नेम के कॉम्बिनेशंस को यूज में लेते हैं। तो ओल्ड नेम है वो न्यू नेम को रिप्लेस करते हैं, ये डिक्शनरी होती है आपकी। देन आप चाहो तो यहाँ पर इंडेक्स को चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर कॉलम्स को भी चेंज कर सकते हो, या फिर दोनों को एक साथ भी चेंज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। देन इसके पास में एक और एट्रीब्यूट होता है रीनेम के पास में, दैट इज आर्गुमेंट होता है, दैट इज इन प्लेस, वो भी हम यूज में ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, ठीक है। नाउ फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका जो भी स्कोर रहा, अभी हमने 26 और 27 क्वेश्चंस को कवर किया था, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर नंबर 1 से, वो मैंने यहाँ पर कवर करने की ट्राई की है। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और आपके इन 25-26 क्वेश्चंस में कितने करेक्ट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।